क्या है कि जनता सरकार मोर्चा की ये ट्रेनिंग जो चलती है ये आपको एक अलग एंगल से सोचने का मौका देती है कि एक एंगल तो आपको सरकार बताती है या एक एंगल तो आपको मीडिया बताता है या और लोग और अपने रिश्तेदार और यार दोस्त बताते हैं और एक एंगल ये हम बताते हैं। क्योंकि मान लो मेरे हाथ में कोई सामान है, कोई पुस्तक है, मोबाइल है या कोई भी और सामान है या मैं ही हूं सामने से दिखाई दे रहा हूं आपको, आप देखेंगे कि जो चीज, ये मेरा हाथ ही ले लेते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पे। अब इस हाथ को अगर मैं कहूं आप जहां जहां बैठे हो और आप चित्रकार हो और मेरे हाथ को यूं का यूं बनाओ बिल्कुल जैसा मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ जब आप बनाओगे सबको ये हाथ सेम दिखाई दे रहा है या अलग दिखाई दे रहा है? सेम। मैं बताता हूं आपको, सेम कभी नहीं हो सकता। उसका रीजन है, देखो ये गिलास गोल है, ये आपको चारों तरफ से अगर इसको इधर से इधर से इधर से पीछे से सब देखोगे तो ये बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। लेकिन यदि आप इसी गिलास को अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से ये ऐसा दिखाई देगा। समझ रहे हैं? जैसा आपको बिल्कुल सामने से दिख रहा है ये दिखाई देगा। ये तो गिलास नहीं है, लेकिन जो आदमी इसको नीचे से देखने की कोशिश करेगा उसे ये ऐसा दिखाई देगा। नहीं, ये गोल चीज तो ऐसी दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई चीज गोल नहीं है, जैसे कि मेरा हाथ ये गोल नहीं है, तो जो आदमी उधर बैठा है उसका जो एंगल है वो इधर से आ रहा है, सामने वाले का एंगल सामने से आ रहा है, इधर वालों का एंगल इधर से आ रहा है, पीछे वालों का एंगल पीछे से आ रहा है। तो सबको, हर किसी को जहां वो बैठा है उसकी दूरी, उसका कोण, उसके हिसाब से अलग अलग ये चीज दिखाई दे रही है। तो जब वो अपनी कॉपी पर इसे उतारेगा, अपने कैनवस पर उतारेगा, तो वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? सबके लिए अलग होगा। अब यदि सबके लिए अलग होगा तो असली एंगल क्या है भाई? असली हाथ क्या है बताओ? असली हाथ आगे वाला हिस्सा है या पीछे वाला हिस्सा है? एक कह रहा है आगे वाला, एक कह रहा है पीछे वाला, एक कह रहा है दोनों। अच्छा, अगर इस हाथ के अंदर से हड्डियां निकाल दे तो भी हाथ रहेगा वैसा ही? नसें जो हैं, जो इन उंगलियों को कंट्रोल करती हैं, वो निकाल दे तो, मांस निकाल दे तो, खून का प्रवाह जो चल रहा है उसको निकाल दे तो, यानी हाथ वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी हाथ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा, ये हाथ ऐसे ही रहे, इसका फंक्शन ऐसा ही रहेगा क्या अगर मेरे शरीर में से जान निकल जाए तो? मतलब ये है कि पूरा हाथ समझने की समझ शायद हम लोगों में होगी भी नहीं समझे? अगर हम उस खून को जान लें कि इसमें से खून प्रवाह हो रहा है, रक्त का प्रवाह चल रहा है, उस रक्त को भी अगर समझना चाहें, उस रक्त के अंदर क्या क्या है उसको समझना चाहें, प्लाज्मा को समझें, आरबीसीज को समझें, डब्ल्यूबीसीज को समझें, और अंदर कोशिका को समझें, और अंदर समझें, सारी चीज समझ में आएगी तो हाथ समझ में आएगा ना भाई। हाथ ऐसे ही थोड़ी दिख जाएगा कि ये हाथ है। तो सरकार जो आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, क्या वो वही चीज है? या हम जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या वही असलियत है? नहीं, सरकार आपको दिखाने की जो कोशिश कर रही है वो एक एंगल है। मैं जिस चीज को दिखाने की, या हम मोर्चे वाले, जनता सरकार मोर्चा वाले जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो दूसरा एंगल है। फिर आप उसको कैसे समझते हैं अपने अनुभव और अपनी जहां बैठे हो वहां से, वो तीसरा एंगल है। और फिर जब आप उसके अंदर खुद घुसना स्टार्ट करोगे तब आपको क्या क्या पता चलता जाएगा, वो चौथा एंगल है। और पूरी बात आप कभी समझ पाओगे नहीं, ना हम समझ पाए ना आप समझ पाओगे। बात समझ में आ गई? तो हमें क्या करना है? हमारा काम है कि जितना अभी तक हमको पता है हम आप तक भेज दें, उसके बाद जितना आपको मालूम है उसको आप आगे पहुंचाएं।
हमको बहुत सारी बातें तब पता चली जब हम इस यात्रा को शुरू किया। हमने जब इस यात्रा को मतलब जारी कर रहे थे, इसके दौरान थे, कोई नया साथी मिला, उसने बहुत सारी बातें बताई हैं। भाई कोई खेती पे काम कर रहा है, कोई आयुर्वेद पे काम कर रहा है, कोई बर्तनों पे ही काम कर रहा है, कोई कपड़ों पे ही काम कर रहा है। कल मैं एक आदमी से मिला, उसने बोला जी ये जो कपड़ा है ना, मतलब वो कपड़ा, बोला ये कपड़ा मशीन में इसका मशीन का जीरो उपयोग होता है इसमें, मतलब बिजली वाली मशीन, हाथ वाली मशीन का इस्तेमाल हुआ। बोले कैसे? बोला इसमें जो बीज है, जो कॉटन है, उसका बीज भी वो है इंडिजीनियस, हमारा देसी बीज की कपास, उसकी पैदावार भी कम होती है। फिर उस कपास से जो हम सूत काता वो भी हाथ से काता, और जो कपड़ा है वो भी पूरी तरह से स्पिन नहीं किया, मतलब आधा रख लिया, उसको थोड़ा सा फोका रख लिया। और अब उसको जब बनाते हैं मशीन तो उसको बना ही नहीं सकती है, मशीन को तो बहुत टाइट वाला धागा चाहिए ना, पूरी तरह से स्पिन किया हुआ। तो बोला उस मशीन भी ऐसी है, अब उसको आप मतलब जोड़ जोड़ के बहुत ही कम कारीगर पूरे देश में बचे हैं, लेकिन हम उन कारीगरों को बचाने के लिए उन लोगों के पास जाकर उनको बोलते हैं कि तुम बताओ इसका कितना तुम्हारा घर का खर्चा या जो भी खर्चा होता है तुम्हारे बीजों का, पैदावार का, लेकिन तुम ये काम बंद मत करो। तो वो जो कपड़ा है वो मतलब इतना महंगा मिल रहा था कि मतलब मेरी गुंजाइश नहीं थी उसको खरीदने की, अगर मैं बताऊं तो मैंने बोला कि यार ये कौन खरीद पाएगा। फिर वो बोलते हैं कि ये अगर हम उगाना शुरू कर देना तो ये बहुत सस्ता आ जाएगा, 500-400 रुपया मीटर में आ जाएगा ये। और इस कपड़े की खासियत ये है कि सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी में अगर आपने पहना हुआ तो आपको महसूस होगा कि आपका शरीर सांस ले रहा है इस कपड़े के थ्रू, ब्रीदेबल कपड़ा जिसको हम बोलेंगे। तो अब मालूम नहीं कि देखो, मैंने तो उसको प्रैक्टिकली तो उसको पहन के देखा नहीं, लेकिन उस आदमी के बताने का तरीका इतना शानदार था कि मुझे लगा यार ये तो इतनी बड़ी कला हमारे यहाँ से लुप्त होती जा रही है, और हम लोगों को ये टेरिकॉट पकड़ाया जा रहा है। वापस खैर कॉटन पे आ तो रहे हैं हम धीरे धीरे, लेकिन पहले टेरिकॉट, नायलॉन और पता नहीं क्या क्या, प्लास्टिक भी पहना दिया बताओ हम लोगों को है। हमारे बच्चों के कुछ कपड़ों में तो प्लास्टिक भी इस्तेमाल हो रहा है। बट एनीवे, जो टॉपिक अभी मेरे दिमाग में आया था, अभी जस्ट अभी दिमाग में आया, तो मैं उस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपके सामने 2-3 चीज़ें रखना चाहूँगा। एक ये गिलास ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इस गिलास की कीमत कितनी है? 1 रुपया मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम है ये हमें मिल जाता है, MRP है इसका, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। दुकानदार को तो क्या पता है 20 पैसे में, 30 पैसे में, 10 पैसे में मिलता होगा। और एक इधर मोबाइल रखा है, ये मोबाइल की कीमत हम मान लेते हैं 10,000 रुपया, 10,000 में से मान लेते हैं हम। और एक बाहर मोटरसाइकिल है जिसकी कीमत है 50,000 रुपया, ठीक है। अभी मैं आपको आप सब में से मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप लोगों के पास इस टाइम पर जेब में 1,000 रुपए से ज्यादा किस किस के पास हैं इस टाइम पर जेब में कैश, किस किस के पास है? हाथ खड़ा करो। कितने लोगों के पास है? मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, कोई भी आदमी दुकानदार बाहर से बेचने आए, इस गिलास को आपने 100 रुपए में खरीदना है। कौन कौन खरीदने को तैयार है? कोई भी नहीं? कोई बाहर से आया, वो बोला मैं ये प्लास्टिक का गिलास बेच रहा हूं, आपके काम का है, तो 100 रुपए में कौन खरीदेगा इसको? कोई बाहर से दुकानदार आ रहा है, कोई आ रहा है, नहीं खरीदेगा कोई। ये मोबाइल पड़ा है, ये आके वो कह रहा है ये 10,000 का है, मैंने आपको बताया। बाहर से कोई दुकानदार आया, वो बोला कि 5,000 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। तो कौन कौन तैयार है 5,000 में खरीदने? 10,000 का मोबाइल है, 5,000 में कौन कौन तैयार है? अरे करो, हाथ खड़ा करो जो जो खरीदने को तैयार है। देखो वो भी खड़ा कर रहे हैं जिनकी जेब में 1,000 रुपया भी नहीं था। अभी मैंने जिनको बोला 1,000 रुपए हैं वो हाथ खड़ा करो, उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया था, लेकिन जब पता चला 10,000 का मोबाइल 5,000 में मिल रहा है तो कह रहे मैं खरीद लूंगा।
जेब पे 1000 रुपया ना होते हुए भी आप 5000 का 10,000 का मोबाइल 5000 में खरीदने को तैयार हो गए, और जेब में 1000 रुपया होते हुए भी आप इस गिलास को 100 रुपए में खरीदने को तैयार नहीं हुए। इसका मतलब क्या है कि आदमी जब भी कोई निर्णय देता है, उसके बदले में जो दे रहा है उसको देखता है, और किसी भी चीज को लेने से पहले वो एक सवाल पूछता है अपने आप से, और मुझे लगता है आप सब लोग भी उस सवाल को पूछते होंगे, और वो सवाल है एट व्हाट कॉस्ट। मतलब मैं बोलूं कि ये मोबाइल खरीदना चाहोगे, मैं बोलूंगा 50,000 में खरीदना चाहोगे, बोलो खरीदोगे? नहीं खरीदेगा कोई। 25,000 में भी नहीं। मोबाइल 10,000 का है, 25 में भी नहीं खरीदेगा कोई, 15 में भी नहीं खरीदेगा कोई। 10,000 का मोबाइल है, 10 में खरीदने को तैयार हो जाएंगे जिनके पास 10,000 वेले हैं या जिसको जरूरत है। लेकिन 8,000 में कुछ लोगों को लगेगा कि 8 का खरीद के 10 का बेच दूंगा, लेकिन 5,000 में या 2,000 में सब तैयार हो जाएंगे, चाहे उधार का मांग के लाना पड़े, चाहे उधार मांग के लाना पड़े। यानी चीज को खरीदने के लिए उसकी उपयोगिता नहीं, उसकी कीमत पर एक नजर रखी जा रही है। यानी मैं उस चीज को खरीद रहा हूं तो किस कीमत पर खरीद रहा हूं। तो यदि आप जनता सरकार मोर्चा की इस मुहिम से जुड़ते हैं तो आज के बाद आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है जो आप लगातार पूछेंगे। पहले जो है वो पूछते तो आप पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि वेले आप पैसे फेंकते रहते थे, लेकिन आज एक सवाल आएगा जिस सवाल का नाम होगा एट व्हाट कॉस्ट। नाम क्या मतलब, जो सवाल होगा किस कीमत पर। यानी आप जो भी कर रहे हो उसके बदले में आप क्या गंवा रहे हो, ये आपको देखना होगा। आपको जो मिल रहा है उसके बदले में आपको क्या देना पड़ रहा है, यह आपको देखना होगा। कई बार एक आदमी कहता है क्या मिलता है तुमको। जैसे आप सोचिए 3 साल से तो मैं जनता सरकार मोर्चा में 24 घंटे 24/7, कोई साथी अपने साथ हो उनको पता है कि मैं जनता सरकार मोर्चा के अलावा और कुछ नहीं करता हूं। मतलब मैं व्यक्तिगत काम कर रहा होता हूं तो भी यही कर रहा होता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर उसके बदले में हमको क्या क्या मिलता है, और क्या वो फायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा है, ये एक सवाल है। भाई उसके बदले में हमको गालियां भी मिलती हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग रोज शाम को धमकी भी देते हैं, फिर लोग हमको मतलब ये भी कहते हैं कि तुमको क्या चाहिए बता दो तुम। हमारे खिलाफ मुकदमे भी होते हैं, हमारे खिलाफ हमें मतलब जेल भी हुई, मान लो पिटाई भी हुई, उसके बावजूद भी कर रहे हैं हम। अच्छा, ऐसा क्या मिल रहा है, इसके बदले में हमको ऐसा क्या मिल रहा है कि हम इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और वो कौन सी मोटिवेशन है जो कॉन्टिन्यूसली इसको मतलब जारी रखे हुए है। इसी तरह से आप कोई काम करते हो, जब भी आप कोई काम करते हो तो काम करके आपको कुछ पैसा मिलता है, तो आप अपने परिवार को छोड़ते हो, आप पूरा दिन लगे रहते हो, अपनी सेहत को दांव पे रखते हो, खूब सारा ट्रैवल करते हो, अपने दोस्तों की शादियों को भी मिस करते हो, बहुत सारे टाइम पे पार्टियां मिस करते हो, और अपनी फैमिली से दूर रह करके आप कुछ लाते हो वहाँ से। कभी तो असलियत में पैसा कमा कर लाते हो, कभी कभी हम पैसा कमा कर लाते नहीं हैं। अब हम किसी की शादी में गए, अगले को गिफ्ट भी देकर आते हैं, अपना टाइम भी उसको देकर आते हैं, उसके बदले में हमको क्या मिलता है? नहीं समझे आप? मेरा कहने का मतलब है कि जब आप किसी शादी या किसी फंक्शन या कहीं जा रहे हो तो आप वहां कुछ देकर आते हो। अब उसको देकर के आने में के बदले में आपको क्या मिल रहा है, उसकी अगर आपने कीमत नहीं देखी तो फिर आप लुट जाओगे। लेकिन हर आदमी कीमत देखता है। छोटे बच्चे को गिफ्ट देते समय अलग सोचता है, बड़े बंदे को सोचते समय अलग देखता है,
अपनी हैसियत से नीचे वाले को गिफ्ट दे रहा है, सोशल, जिसको वो समझता है, देखो मेरे दिमाग में नहीं है ये पॉइंट, लेकिन वो अपने से कम का जो उसका इकोनॉमिक स्टेटस है उस वाले को देता है गिफ्ट तो अलग सोचता है, अपने से बड़े वाले को देता है, अपने से ज़्यादा अमीर आदमी को अगर कुछ गिफ्ट करने की सोचता है तो अलग सोचता है कि नहीं? यही रहता है ना। तो ये सोच कॉन्टिन्यूसली उसकी, हो सकता है सेल चला गया हो, तो ये सोच जो है, ये सोच हमको तय करती है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके बदले में हमें जो मिल रहा है उसकी कीमत वो है या नहीं। मैं जा रहा हूं ठीक पॉइंट तक, आपको लग रहा है? ले इसमें डाल दे। अब सवाल आया कि भाई मान लो मैं ये कहूं आपको कि जनता सरकार मोर्चा का काम करने से पहले हम किस पोजीशन पर थे, अगर इकोनॉमिक स्टेटस की बात की जाए, अगर सोशल स्टेटस की बात की जाए, तो कहीं ज़्यादा सम्मान हमारा हुआ करता था। मतलब मैं काउंसलर के तौर पे, एक टीचर के तौर पे एस्टेब्लिश हूँ, और उस वक्त की बात है जब मेरी अपॉइंटमेंट की वेटिंग दो साल चलती थी। 2 साल पहले कोई पैसे जमा कराएगा तो उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और आज हम लोगों को समझाते हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि समझ लो, यानी कि अपने बच्चों के लिए हमको कुछ ऐसी उम्मीद मिल रही है, एक ऐसी किरण नजर आ रही है कि शायद ये करने से हमारी अगली जनरेशन को सुधर जाए। बट ये टॉपिक नहीं था। टॉपिक था कि जो सरकार या व्यवस्था आपको एक एंगल दिखाती है, उसका दूसरा एंगल हम आपको दिखाना चाहते हैं। और इसमें जो एक शब्द होगा वो होगा विकास। क्योंकि आपके पास बहुत से लोग आते हैं, आपके गांव में आएंगे, चुनाव के वक्त आएंगे, बैठकों में बैठे चर्चा करेंगे, और हमने अभी तक अपने मोर्चे की किसी ट्रेनिंग में इस विषय पर चर्चा भी नहीं करी थी। तो जस्ट सोचा दिमाग में, अभी बैठे बैठे दिमाग में एक सवाल आया कि विकास किस कीमत पर, कैसा विकास किस कीमत पर, विकास या विनाश? ये सवालों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे। क्यों जी? और आपको वो चाहिए क्या? सबसे पहली बात, क्या आपको सचमुच वो चाहिए? अगर वो सचमुच आपको चाहिए फिर आपको उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो चाहिए, और अगर सचमुच नहीं चाहिए तो फिर उसको रोकने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके बच्चों को मिलेगा अगर आपने वो लड़ाई नहीं लड़ी तो, अगर आपको नहीं चाहिए। ठीक है? अब इसमें हम आपके सामने मौजूदा व्यवस्था के कुछ प्रकरण आपके सामने रखेंगे। उन प्रकरणों को आपने अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपने जहन से बाहर लाना है और जबान पर लाकर हमको बताना है, जोर से चिल्लाना है ताकि सबको सुनाई दे। अलग अलग एंगल से आप हाथ भी खड़ा कर सकते हैं कि हम बताना चाहते हैं, और बिल्कुल एक लाइन में बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला एक सवाल है, विकास का ही ले लेते हैं। चलो, विकास किसको कहेंगे बताइए भाई? मेरा विकास हो गया है, मेरे गांव का विकास हो गया है, या मेरे देश का विकास हो गया है, ये किसको कहेंगे? विकास का मूल उद्देश्य क्या है, और क्या वो विकास करके उस मूल उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है? जी बताइए। अगर हमारी समस्याएं कम होती हैं तो उसे विकास कहेंगे, और सुख, शांति और समृद्धि अगर बढ़ रही है तो उसे विकास कहेंगे। प्रेम बढ़ रहा है तो उसे विकास कहेंगे। कोई भूखा ना मरे उसे विकास कहेंगे। अपराध ना हो उसे विकास कहेंगे। नशा ना हो उसे विकास कहेंगे। परिवार बड़े हों, परिवार समृद्ध हों, परिवार इकट्ठे रहें, उसे विकास कहेंगे। गांव इकट्ठा होकर एक इकाई के रूप में काम करे, उसे विकास कहेंगे।
देश एक इकाई के रूप में काम करे उसे विकास कहेंगे। एम आई राइट? यही है विकास। ठीक है, जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ है वो काम करेंगे तो विकास करेंगे। अभी हम एक काम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि देखो विकास के पैमाने पर, मैं अभी अहमदाबाद जा रहा था, 7 तारीख की बात है, तो एयरपोर्ट पे मुझे एक डीगल गांव का एक पहलवान मिल गया। उसने दूर से मुझे देखा यहीं चंडीगढ़ वाले पे, और आकर के मुझे बोला, आप देवेंद्र बलहारा हो? मैंने कहा हाँ भाई। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। डॉक्टर साहब एक बात करनी थी, एक सवाल पूछना था। मैंने कहा देख, सवाल पूछने से पहले ना पाठ पूरा पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया मैंने पता होना चाहिए। भाई आप पाठ पढ़े बिना सवाल पूछ लोगे, मान लो आपको मेरी पूरा विचार नहीं पता और आप मेरे से सवाल पूछ लोगे, क्या पता मैंने अपने विचार में उसका जवाब दे रखा हो। बोला ना जी ना। मैंने कहा चल फिर बता दे। बोला बैठ जाऊं? बैठ जा भाई। इधर एक कुर्सी छोड़ के पत्नी मेरी बैठी थी, मैं बैठा था। तो वो मुझे बोला कि आप ना सरकार की बहुत आलोचना करते हो। मैं सुनता रहा। मैंने कहा आगे बोलो, सवाल पे आओ पहले तो। अच्छा, आपको क्या सरकार कुछ अच्छा काम करती है ये नजर नहीं आता? मैंने कहा आगे बोलो, बताऊंगा मैं आपको। जब आप सरकार की आलोचना कर रहे हो तो कम से कम आपको अपनी बातों में ये कहना चाहिए कि सरकार ये काम तो अच्छा कर रही है। मैंने कहा देखो एक बात बताता हूं भाई पहलवान जी, मैं उसका नाम जानबूझ के नहीं ले रहा। तो मैंने कहा देखो पहलवान जी बात सुनो, आप मुझे, सबसे पहली बात तो मैं आपके सवाल का, पहले सवाल का जवाब दे देता हूं, फिर मैं दूसरे दुका दूंगा। रेडियो, अखबार, टेलीविजन, बस के पीछे लिखा पोस्टर, शहरों में लगे होर्डिंग, वो जो इलेक्ट्रॉनिक वाले टीवी की स्क्रीन आई हुई है उन पे, एफएम के ऊपर, और मतलब पता नहीं कहां कहां अखबारों में, सब जगह सरकार अपनी योजनाओं का इश्तिहार देती है। आप सबने भी देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट देती है। उस एडवर्टाइजमेंट का पैसा क्या वो आदमी अपनी जेब से देता है जिसका फोटो लगा है, या देश की जनता अपने टैक्स के पैसे से देती है? टैक्स के पैसे से जाता है। उस टैक्स में मैं जो टैक्स देता हूं वो भी आता है। इसका मतलब उस प्रचार में मेरा हिस्सा है, उस प्रचार में हिस्सा है। यानी सरकार को अपनी योजनाओं को और अपनी बात को अच्छे ढंग से रखने का, यानी कि अच्छा पक्ष रखने का जो पैसा है, हजारों करोड़ रुपया, वो मैं ही दे रहा हूं। मैं एक देश का नागरिक बोल रहा हूं, जो भी आलोचना कर रहा हूं हर किसी की तरफ से बोल रहा हूं। लेकिन सरकार की आलोचना करने वालों को पैसा कहां से मिलता है? आलोचना करने वालों को तो जेल मिलती है, आलोचना करने वालों को तो पैसा नहीं मिलता। तो सरकार के उस उद्देश्य की पूर्ति, यानी कि सरकार के उस योजना का एक पक्ष तो जो है उसको टैक्स के पैसे से मिल जाता है, लेकिन दूसरा पक्ष मैं दिखा रहा हूं। तो इसमें गलती क्या? पहली बात तो ये, क्योंकि सरकार को अपना बड़ाई करने का खूब मौका और पैसा मिलता है, तो मेरा कोई हक नहीं है, जनता के किसी भी व्यक्ति का, किसी देश के किसी भी नागरिक का यह हक ही नहीं है कि वो सरकार की बड़ाई करे। इवन उसका भी नहीं जो उसका वोटर है या उसका सपोर्टर है, उसका भी हक एक ही बनता है कि कमी क्या है वो बताए, क्योंकि वहां पे जो उसको बिठाया गया है वो कमियां दूर करने के लिए बिठाया गया है, बड़ाइयां गाने के लिए नहीं बिठाया गया। बात मानते होगे ना? और अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो ऐसा नहीं कर रहा है, अपने बाप की मलकियत में से नहीं कर रहा है, हमारे पैसे से ही कर रहा है। उसको जो ताकत मिली है हमसे मिली है, उसके बदले में उसे प्राइवेट जेट मिला हुआ है, 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन में रहने को जगह मिली हुई है, पूरे देश के अंदर राज करने के लिए, अधिकार चलाने के लिए ताकत मिली हुई है, दुनिया भर में घूमने के, ऐशो आराम करने के लिए सारी सुविधाएं दी गई है, बिना किसी रोक टोक के कुछ भी करने का उसको स्वतंत्रता दिया गया है। नहीं, उसको स्वतंत्रता दी गई ना, इसी काम के लिए दी गई है कि वो करे, करने के लिए दिया गया है। वो नहीं करे ये उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। पहला बात तो ये है। दूसरी बात, अब बताओ तुम विकास,
तुम कोई एक चीज बताओ जो सरकार ने अच्छी करी है, मैं उसका दूसरा पहलू बताऊंगा, उसका नेगेटिव पक्ष बताऊंगा। और अब आपको तय करना है कि वो विकास आपको इस कीमत पर चाहिए कि नहीं चाहिए। जो मैंने आपको शुरू में पूछा था कि ये गिलास आपको 100 रुपए में चाहिए कि नहीं चाहिए, कि ये गिलास आपको, ये विकास आपको इस कीमत पर चाहिए कि नहीं चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अब आप बताइए मुझे। उसने बोला ये जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है सरकार ने, क्या ये अच्छा नहीं है? मैं कहा यार वैसे तो तुझे समझ में आने से पहले मेरे को ये तो समझ में आ गया कि तू पहलवान है, मोटी बुद्धि है, लेकिन फिर मैंने बोला ये बात ऐसा नहीं है। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ एयरपोर्ट पे जोर से चिल्लाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम बहस करने के पूरे मूड में हो। बट फिर भी मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, एक सवाल बता कि तुम्हें रोड चाहिए क्यों? जस्ट एक सवाल है, तुमको रोड चाहिए क्यों? हम सब लोगों को रोड की जरूरत क्यों है? वो बोला आने जाने के लिए। मैंने कहा कहां आने जाने के लिए और क्यों आने जाने के लिए? दो सवाल हैं, कहां आना जाना है और क्यों आना जाना है। अगर देश की व्यवस्था ठीक चल रही होती तो क्या आप लोगों को कोई असम से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई एमपी से आया है, कोई पंजाब के उस सिरे से आया है, कोई हरियाणा के उस सिरे से आया है, अगर व्यवस्था ठीक चल रही होती तो क्या आपको अपने वहां से यहां आने की आवश्यकता पड़ती? नहीं पड़ती। यानी यहां हम आए हैं वेस्टेज है। कायदे से देखा जाए तो ये उस रोड का सदुपयोग नहीं है, वो उस रोड का इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी है। अब अपने जीवन के बाकी के काम देखो, एक बारी दिमाग लगाकर देखो। बिल्कुल एक एंगल तो सरकार ने बता दिया, उस पर तो चर्चा ही नहीं करनी ना अपने को। वो तो कह दिया उन्होंने कि ये विकास है, आना जाना पड़ता है, हमको काम करने पड़ते हैं, अगर ये सड़क नहीं होगी तो हमारा काम नहीं बनेगा और इसके बिना तो जीवन संभव नहीं। वो सब बातें तो उन्हें कह दी उन्होंने कि ये विकास का पैमाना है। अब हम इसका दूसरा पहलू आपको बता रहे हैं। मेरा काम आपको दूसरा पहलू बताने का है, वो काम वो कर रहे हैं अच्छे से। तो आप क्या क्या करते हो उस सड़क को बनाने के लिए और आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। मेरा जूता टूट गया है अहमदाबाद में ना, चप्पल पहन के गया था मैं, टूट गई वो। तो वो एक चप्पल आती है बाटा की आती है, एक 500 रुपए की, उसमें दाने से होते हैं, मैं वही लेता हूँ मोस्टली। वो मैं लेने चला गया, वो मिली नहीं वहाँ, तो मुझे कोई सैंडल से टाइप का लेना पड़ गया, वो ले लिया। अब वो दुकानदार बोला कि सर आप कैरी बैग लेंगे क्या? मैंने कहा कैरी बैग का एक्स्ट्रा पैसा है क्या? क्योंकि जिस हिसाब से तुम पूछ रहे हो इसका मतलब है कि वो थैले का एक्स्ट्रा पैसा लेगे तुम लोग। बोले हाँ सर वो एक्स्ट्रा पैसा है। मैंने कहा कितना? बोले 10 रुपया, 8 रुपया। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम ये 8 रुपया इसकी कीमत में नहीं जोड़ सकते थे क्या? या तुम्हें क्या 8 रुपये इसकी कीमत में बचत नहीं हुई है? बोला नहीं सर, ये कंपनी ने पॉलिसी बचाई है पेपरलेस करने के लिए कि कम प्रदूषण हो। मैंने कहा क्या बकवास करते हो यार, तुम्हारी इस शोरूम के अंदर जितना प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, जितनी तुम बिजली फूक रहे हो सुबह से लेकर रात तक, जो तुम ये एसी 24 घंटे सेंट्रलाइज्ड एसी चल रहा है, जो तुम ये कंप्यूटर यूज कर रहे हो, जो ये मोबाइल यूज कर रहे हो, जो डिजिटल सिस्टम यूज कर रहे हो, इसको बनाने में बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता है क्या? मतलब क्या मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो यार तुम तो। ये जो बैग है ना, ये हाथ से नहीं बनाया हुआ, ये मशीन से बनाया हुआ बैग है। मशीन से कोई चीज बनती है तो प्रदूषण ज्यादा होता है। तो बोलता है सर वो हमें नहीं पता, मतलब वो हाथ पल्ला झाड़ लेता है ना, जैसे हम तो जी नौकरी करते हैं हमारा क्या। तो वो मैंने बोला मैं तो अपना हाथ में ले जाऊंगा, बाहर गाड़ी रखी है, मैं तो उसमें रखना है मुझे फालतू। तो सवाल है कि अगले बंदे ने जो सवाल पूछा उसका वो दूसरा पहलू नहीं देख रहा है। मैं जो बात आपको कर रहा था वो सड़क बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है।
सड़क बनाने के लिए आपको पहले पहाड़ काटने पड़ते हैं, क्योंकि जो उसमें बजरी, कोलतार, उसमें जो जितना पत्थर और क्या क्या लगता है, सारा सामान जो रोड बनाने में लगता है, वो सारा कहां से आता है? पहाड़ से। और पहाड़ उसको ऐसे तो है नहीं कि वो भाई पहाड़ पे ऐसे वेला पड़ा मिलता है, वो काटना पड़ता है। काटने के लिए भारी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, ढोने के लिए बड़े बड़े डंपर और ट्रक इस्तेमाल किए जाते हैं। वो रास्ते पे उस जगह पर वहां तक रास्ता बनाने के लिए जितने पेड़ आते हैं वो काटने पड़ते हैं। उस पहाड़ पर जितने पेड़ हैं, उस पत्थर को लेने के लिए उसके आसपास के सारे पेड़ काटने, पूरा पहाड़ काटना पड़ता है, तो सारा जंगल काटना पड़ता है। उसके बाद जो आपकी जमीन जहां पर वो रोड बन रहा है, उस रोड को पक्का किया जाता है, तो अंडरग्राउंड पानी चूसने के लिए जगह नहीं बचती है। वो रोड पक्का करने के लिए भी मशीनों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। उस रोड पर इस्तेमाल होने के लिए भी गाड़ियां ही खूब चलती हैं, तो वो भी पूरा का पूरा प्रदूषण ही फैलाती हैं। तो प्रदूषण हम फैला रहे हैं कि सरकार फैला रही है? अभी आपको ढूंढना है। वो कह रहे हैं वायु प्रदूषण एक समस्या है, वो कह रहे हैं जनसंख्या एक समस्या है, वो कह रहे हैं ध्वनि प्रदूषण एक समस्या है, वो कह रहे हैं जल प्रदूषण एक समस्या है। और हम आपको बताएंगे कि ये समस्या वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये समस्या है। हम आपको दूसरा पहलू बताएंगे। खाली यहां मोर्चे का मकसद यह है कि आपको बात क्या दूसरा पहलू बताया जाए, डिसाइड आपको करना है कि गलत कौन है सही कौन है। हम धक्का नहीं कर रहे कि हमारी बात को पूरी तरह से मानो। विवेक है सबके पास समझ है। कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है इसको 100 रुपए में, बताओ। इसका मतलब शाणे लोग हैं सारे, हैं? इसका मतलब ये मैं मान के चल पड़ा है। कोई एक आधा आदमी आ ही जाता 100 रुपए में खरीदने, तो मैं मान लेता, मैं इसको तो जैसे मर्जी बका लो भाई। होता है ना कि सचिन का बैट 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया, है ना? वो सचिन जो कह रहा है आपके बच्चों को कि खूब वो 3 पत्ती खेलो, सट्टा वालो, मतलब वो सचिन जो सट्टा खेल के लिए प्रमोट कर रहा है, उसका बैट भी अगर कोई खरीद रहा है, या तो बहुत बड़ा साजिश करता होगा, या बड़ा मूर्ख होगा, महामूर्ख होगा, सिंपल है। या फिर वो कोई पैसे को पार्किंग करने का या टैक्स बचाने का कोई गेम चल रहा होगा। अदरवाइज तो ऐसा गेम नॉर्मली तो हमारे यहाँ तो नहीं होता। हमारे यहाँ तो इस गिलास को खरीद ही नहीं रहा है, मैं तो देख रहा हूं कि नहीं। तो अब सड़क की बात आ रही है, सड़क पे हम आएंगे। इस सड़क को ही समझना मतलब महाभारत है एक तरह से। सड़क बनने की प्रक्रिया विनाश का हिस्सा, मान गए? बनने की प्रक्रिया में विनाश हुआ, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके इस्तेमाल में हमारा विकास होता होगा। भाई चलो थोड़ा विनाश कर लो, बाद में विकास कर लेंगे, है? क्यों जी? भाई पहले हाथ काट दो, बाद में प्लास्टिक का लगा देंगे। ये वैसे ही हो गया ना कि पहले सत्यानाश कर दो पर्यावरण का। वो जो पेड़ उन्होंने काटे हैं ना भाई, वो जो पत्थर उन्होंने काटे हैं, वो सैकड़ों हजारों सालों में जाकर बने हैं, जो उन्होंने रातों रात काट दिए। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बने थे, रातों रात बने थे और रातों रात काट दिए फिर दोबारा से उग जाएंगे। वो एक बार पेड़ काट देते, वो जंगल बनने में कितने अरसा लगता है उनको नहीं अंदाजा इस बात का। लेकिन नहीं, वो क्या कहेंगे, 1 लाख एकड़ पर पेड़ काटे जा रहे हैं हसदेव के अंदर, राजस्थान के अंदर, उड़ीसा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, और इधर हमको कह रहे हैं कि एक पेड़ बेटी के नाम लगाओ। जो इंडिजीनियस पेड़ हैं, जो हमारे जंगल हैं पुरातन, जो हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान वाले जंगल पेड़ हैं, ओरिजिनल पेड़, ओरिजिनल बीज, उनको तो वो काट रहे हैं लाखों एकड़ की तादाद में। और हमको जो हाइब्रिड बीज दे रहे हैं लगाने के लिए, हमको बेटी के नाम पर, मां के नाम पर जो पेड़ लगाने को दे रहे हैं ना, वो हाइब्रिड पेड़ है। आपको नहीं समझ में आ रहा ना? आपका असली बीज खत्म करके आपको हाइब्रिड बीज देने की बात कर रहे हैं। मेरे फेसबुक पर एक पर्यावरण वाला आदमी था, पर्यावरणविद था, वो कह रहा था पर्यावरण बचाने के लिए मैंने रैली निकाला, मैंने ये किया, मैंने देश को जागरूक किया। मैंने कहा सबसे बड़े फ्रॉड में से एक फ्रॉड हो तुम लोग पर्यावरण वाले, जो कहते हैं हम एनवायरमेंटलिस्ट हैं। बोले कैसे? मैंने कहा बताओ क्या करते हो तुम? बोला हमने पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया। नहीं, तुमको जागरूक करना चाहिए पेड़ ना काटने के लिए। तुम मत काटो, आप पेड़ काटो मत, बताओ आप पेड़ काटो मत, प्रकृति अपने आप उगा देती है भैया, आपकी जरूरत नहीं है। ये जो जंगल इतने बरसे में ये आदमी ने नहीं लगाए थे, ये कुदरत का अपना सिस्टम, मैकेनिज्म, इकोसिस्टम है पूरा का पूरा, वो अपने आप पेड़ लगाना जानती है। गिलहरी, ततैया, छोटे कीट, मधुमक्खी सब इसी काम पे लगे हैं।
बीज को इधर से उधर लेके जाने के काम पे लगे हैं 24 घंटे। सारे पक्षी जितनी उनकी बीट है जो ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैवल किस लिए करते हैं? वो यहां का बीज कहीं और ले जाएंगे, वहां का बीज कहीं और ले जाएंगे, वहां से खा के कहीं और जाकर लैट्रिन करेंगे, वहां का खाया हुआ बीज अपने आप इधर आ जाएगा। अगर वातावरण ठीक है तो उग जाएगा, नहीं होगा तो पड़ा रहेगा। जिस वक्त वातावरण उपयुक्त होगा उस टाइम पे उग जाएगा। ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा पर्यावरण का काम है। लेकिन नहीं, रेडिएशन से पक्षियों को भी मारेंगे, जंगल काट करके उनके जीव जंतुओं को भी खत्म करेंगे, जंगल के जीवों को भी है। आपके गांव के अंदर जितने भी इंडिजीनियस पेड़ हैं उनको काट देंगे। जो हाइब्रिड पेड़ है ना, उन पर तो पक्षी भी आकर नहीं बैठते हैं भैया। वो भी पुराना बीज आपके गांव में देखो, आप नया लगाया हुआ पेड़ पर पक्षी नहीं बैठते। पुराना कोई पीपल का, बरगद का पेड़ होगा, वहां पक्षी सारे इकट्ठे हुए रहते हैं। नहीं क्या? उनको भी समझ है कि ये चीज मानवता के लिए कितनी खतरनाक है, लेकिन नहीं, सरकार आपको वो देगी। चलो अभी फिलहाल हम सड़क पे आते हैं, उधर घूम जाते हैं, फिर हम सड़क पे आते हैं। सड़क बनाने की प्रक्रिया में विनाश कन्फर्म हो गया। अब सड़क पर चलने की प्रक्रिया में आ लेते हैं। चलने के लिए हमको जो गाड़ियां चाहिए, उसमें कितना पेट्रोल डीजल, वो भी धरती खोद कर निकलता है। कितनी रबड़ जो टायर बनाने के लिए, वो भी पेड़ काट कर बनती है। जितना लोहा, वो भी पहाड़ खोद कर बनता है। यानी चाहे उसमें इस्तेमाल होने वाला लोहा हो, प्लास्टिक हो, फाइबर हो, रबड़ हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, सब कुछ पहाड़ खोद कर, जमीन खोद कर निकलता है। मानते होंगे ये बात? तो इसका मतलब उस चलने वाली प्रक्रिया में भी केवल विनाश हो रहा है। ठीक है, ट्रक चलाओ आप, चाहे पर्सनल गाड़ी चलाओ, चाहे मोटरसाइकिल चलाओ, विनाश का हिस्सा बन रहे हैं हम। अब आती है जरूरत, लास्ट में आती है ना जरूरत, कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो काम करने के लिए क्या करते हो आप? क्या क्या काम करने के लिए ट्रैवल करते हो? भाई हमने एमएलए एमपी के पास सिफारिश लगाने के लिए चंडीगढ़ जाना था। अगर व्यवस्था बना दी जाए कि हमारा एक प्रतिनिधि वहीं गांव में ही बैठा हो और सारी शिकायतें वहीं दर्ज हो जाएं और वहीं से समाधान हो जाए, तो हमको वहां से आने की जरूरत पड़ेगी? चंडीगढ़ नहीं आने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा काम हम करते हैं नौकरी करने का। नौकरी करते हैं ना? अरे बताइए ना, मोटरसाइकिल या कार का इस्तेमाल दूसरा काम किस काम के लिए कर रहे हैं? नौकरी करने के लिए। जब हम नौकरी करने के लिए ये काम करते हैं, तो भैया जी नौकरी भी कमाल की तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग, कि मेरे गांव में पड़ोस के गांव का आदमी पढ़ाने के लिए आता है, और पड़ोस के गांव में किसी और गांव का आदमी पढ़ाने के लिए आता है, और उस गांव में कहीं और का आता है, और वहां का कोई और जा रहा है। मैं जिस गांव का आदमी हूं, मुझे वहां पर जॉब नहीं मिलेगी। आपके आसपास भी यही हो रहा है ना? यानी यदि व्यक्ति को, बच्चे को, अच्छा दूसरा काम क्या कर रहे हैं? बस का और व्हीकलों का इस्तेमाल, के घर से उठकर सुबह सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए और शाम को लेकर आने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर गांव के विद्यालय में वो सारी सुविधाएं और वैसी ही शिक्षा मिल जाए जैसी उस स्कूल में मिल रही है जहां आपके बच्चे को जाना पड़ रहा है, तो कितना व्हीकल, कितना पेट्रोल, कितना डीजल, कितना पोल्यूशन, कितना विनाश और कितनी सड़कें बचेंगी, अंदाजा है? कैलकुलेट करके देखो भाई, कैलकुलेट करके देखो एक बार। अपने अपने गांवों में जाकर कैलकुलेट करो, सुबह कितनी गाड़ियां निकलती हैं, आपके शहर में देखो कितनी बाइक निकलती हैं, कितनी बसें चलती हैं जो इस विनाश का हिस्सा बनती हैं। और कमाल की बात यह है, छोटे बच्चों को साइकिल और ट्रैवल करना मना किया गया है, पक्के पर चलना मना किया गया है। जो बड़े फिजिशियंस हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, वो ये कहते हैं छोटे बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको खराब होने से यदि बचाना है तो बच्चा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बच्चे को साइकिल कभी नहीं देना चाहिए। हम लोग तो 3 साल की उम्र में पकड़ा देते हैं ना उसको, और सारे रोड में गड्ढे ऐसे ऐसे करके हिलती है, वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर झटके लगते हैं ना, जर्क लगते हैं। जिन बच्चों को बचपन में साइकिल मिली हुई है, बड़े होकर के सबकी कमर दुख रही है, सबकी। ठीक है ना? तो मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को मिट्टी में खेलने वाले बच्चे चाहिए। तो अभी देखो ना, अमेरिका वालों ने हम लोगों को सिखाया कि मिट्टी छी छी छी, गोबर छी छी छी, गंदा है, और अभी हम लोगों को तो छी 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 करना सिखा दिया, और खुद कह रहे हैं मिट्टी बहुत जरूरी है। अब अपने आलीशान बंगलों के अंदर मिट्टी के लॉन ला रहे हैं, आर्टिफिशियल मिट्टी लेकर के अपने बच्चों खेलने के लिए, कि भाई बिना मिट्टी के तो इनको एलर्जी हो रही है, बिना मिट्टी के तो ये बीमार हो रहे हैं।
मिट्टी के अंदर ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही हमको बचाएगा बीमारियों से, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वहीं से बढ़ेगी। तो मतलब पहले उधर को भगा देते हैं, फिर उधर को भगा देते हैं, तो उधर जाते टाइम भी ऊर्जा लगती है, इधर आते टाइम भी, तो सारी जिंदगी इधर से उधर की चीजों में ही बीत जाती है। और आखिर में हिस्से में क्या आता है? कुछ भी नहीं, अकेलापन, डिप्रेशन, भाईचारा गया, मतलब बीमारियां आ गई, दोस्त चले गए, रिश्तेदारी टूट गई और कर्जे में हो गए, ये आता है हिस्से में। तो यानी कि आप जाते हो नौकरी करने के लिए, यदि आपके बच्चे को पढ़ाई करने के लिए विद्यालय के अंदर सुविधाएं, और हर गांव के पास हजारों एकड़ की जमीन है, नहीं है तो बताओ, है ना? अच्छा, कोई भी उद्योग बिना जमीन के संभव है? कपड़ा उद्योग बिना जमीन के संभव नहीं, कपास जमीन में होनी है, चमड़ा उद्योग बिना जमीन के संभव नहीं, क्यों जी? रबड़ बिना जमीन के संभव नहीं, लकड़ी उद्योग बिना जमीन के संभव नहीं, लोहा उद्योग हो, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे पानी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे पत्थर हो, सब कुछ जमीन से मिलता है और हर गांव के पास अपनी जमीन है। तो बच्चे को जो वो काम किसी बड़ी कंपनी के लिए मैनेजर या एग्जीक्यूटिव बन के कर रहा है, क्या वही काम वो अपने गांव की जमीन पर नहीं कर सकता? अरे बताइए ना, कर सकता है। यानी बच्चे की शिक्षा भी गांव में हो रही है, उसका रोजगार भी गांव की जमीन के ऊपर है, और उसको क्या ट्रैवल करने की जरूरत पड़ेगी? अरे बताइए भाई, फिर ट्रैवल करने की जरूरत पड़ेगी केवल शौकीन लोगों को। सबको घूमने का शौक नहीं होता है। दूसरों के फोटो देख करके एक बार जी तो कर जाता है कि मैं भी जाऊंगा घूमने के लिए, फिर पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करके हफ्ता 2 दिन निकाल भी लेते हैं, और वहां से आते टाइम ये कह रहे होते दोबारा तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है मुझे। यही होता है कि नहीं होता है? और घूमने में मजा हो तो कहते यार फोटो तो बहुत बढ़िया थे उनके, तो पता करोगे फोटो तो आपके भी बढ़िया आए हैं, लेकिन घूमने में वो मजा नहीं है, घूमना ही नहीं आता हम लोगों को। तो भाई गलत तो नहीं कह रहा? यानी कि आप जो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, बाइक का इस्तेमाल, या तो बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहे हो, या अपने रोजगार के लिए कर रहे हो, या अपनी नौकरी के लिए कर रहे हो। ये तीनों के तीनों फजूल हैं कि असली हैं? फिजूल। अब अगला इस्तेमाल क्या है? सामान ढोने के लिए हो रहा है। बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी कारें, ये सब सामान ढोने के लिए कर रही हैं। सामान कहां ढो रहा है, कैसे ढो रहा है, बताते हैं। आपने गेहूं उगाया, सारा गेहूं पहले मंडी में गया, फिर सारा गेहूं में से सरकार ने कुछ खरीदा, कंपनियों ने कुछ खरीद लिया प्रोसेसिंग के लिए, कोई बिस्किट बनाएगा, कोई ब्रेड बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई नमकीन बनाएगा, कोई दाल बनाएगा। वो सारा गेहूं, चावल, अनाज में कह रहा हूं, वो सारा पहले खरीद लिया मंडी ने, फिर वो सारा में से कुछ कंपनियां खरीदेंगी, कुछ सरकार खरीदेगी, सरकार खरीद के कुछ एक्सपोर्ट करेगी, कुछ फिर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गांव में पहुंचाएगी। ऐसे ही होता है। यानी कि वो पहले जा रहा है उधर, फिर वहां से आ रहा है गांव में। क्या बेवकूफ लोग हैं यार। अरे जब वो गांव से निकलकर गांव में वापस आना है तो वही गांव के गांव में रख लो ना भाई, वो तो पहले हमारे पुरखे रखते ही नहीं थे क्या? नहीं समझे? इसका मतलब ये प्रोसेस भी वेस्टेज हो रही है। गेहूं खरीदा किसान का, कंपनी ने उसको सड़ाया, 20 रुपए किलो खरीदा, सड़ा करके उसका ब्रेड बनाया, ब्रेड बना के 65 रुपए का आधा किलो, 80 रुपए का आधा किलो पकड़ा दिया। अब तो 90 रुपए का आधा किलो बता रहे हैं आता है। 180 रुपए वापस देते हैं आपको, आप ही को, उसी किसान को वापस देते हैं 180 रुपए। क्यों जी? चना हो, दाल हो, नमकीन हो, बिस्किट हो, सब कुछ पहले उससे सस्ता खरीदते हैं, फिर उसको प्रोसेसिंग करते हैं, और सारा प्रॉफिट कौन कमा रहा है? अच्छा, कमाल की बात यह, उस कंपनी के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर उसको काम कर रहा है, जो प्रोसेसिंग कर रहा है, वो मजदूर नहीं कर रहा है। आपके मजदूर के पास पैसा नहीं आ रहा है, मशीन वाले के पास पैसा जा रहा है। मशीन जिसकी है वो पैसा कमा रहा है। यानी कि आपसे लेकर जाना और वहां से वापस आना, ये फिजूल है कि असली है? भाई आप बिस्किट गांव में नहीं बना सकते, ब्रेड गांव में नहीं बन सकता, कपड़े गांव में नहीं बन सकते, जूते गांव में नहीं बन सकते, पेन गांव में नहीं बन सकता, कॉपी गांव में नहीं बन सकती, झाड़ू गांव में नहीं बन सकती, वाइपर गांव में नहीं बन सकते, डिटर्जेंट गांव में नहीं, मतलब अपना साबुन गांव में नहीं बन सकता।
शैंपू गांव में नहीं बन सकता, हाथ धोने का नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता भाई गांव में। तो असल व्यवस्था क्या है कि पहले गांव अपनी जरूरत के हिसाब से पैदा करे। अरे अगर गांव इतना कर ले कि मेरे इस गांव के पास 1000 एकड़ जमीन है, इतने घर हैं, इतने परिवार हैं, इतने आदमी हैं, इतने परिवारों को साल का इतना गेहूं लगता है, साल का इतना चावल लगता है, साल का इतनी दाल लगती है, साल का इतना फलाना लगता है, इतना ढिमकाना लगता है, एक साल का खर्चा। उतना गेहूं पैदा कितने जमीन में हो जाएगा अगर ऑर्गेनिक पैदा करेंगे तो पता लगाया जा सकता है। उतना गेहूं उस जमीन में हो गया, उतना चावल अपना हो गया, उतनी दाल अपनी हो गई, गांव की जरूरत का सारा सामान गांव के अंदर पैदा हो गया। उसके बाद जो बाकी की जमीन बची, वो सारी जमीन पर जो भी हो रहा है उसको आप बाहर भेजो, तो क्या इतनी ज्यादा सड़कों की जरूरत पड़ेगी? बताइए ना। सिर्फ गांव की जरूरत से एक्स्ट्रा सामान अगर शहर जाएगा तो व्यवस्था गांव आधारित बनेगी। यदि मेहनत का पैसा, आप सोचिए जरा, दिमाग लगाकर देखिए, जनता सरकार मोर्चा आपको दूसरा एंगल दे रहा है, आप बस इस एंगल को समझिएगा। यदि आप सारे लोग यहां बैठे हो, 200 लोग, आप में से कोई बिजली का काम करता है, कोई रबड़ का काम करता है, कोई लोहे का करता है, कोई कागज का करता है, कोई दुकानदार है, कोई मेहनत कश मजदूर है, कोई ड्राइविंग का करता है, कोई खेती का करता है, कोई कुछ कर रहा है। आप सारे लोग अपनी कमाई को एक दूसरे को देना स्टार्ट कर देते हो, तो कौन मजबूत होंगे? हम सब आपस में, कितना ही प्रॉफिट कमा लो, हम ही मजबूत होंगे। लेकिन हम सारे के सारे यही काम, यही सामान अगर कंपनी से खरीदेंगे तो हम सारे खोखले हो जाएंगे और कंपनी ताकतवर हो जाएगी। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक जो भी सामान खरीद रहे हैं, गांव के या समाज के किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, हम कंपनी को दे रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग करके, ऑनलाइन ड्राइविंग, ऑनलाइन टैक्सी ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ ढूंढ रहे हैं, सब कुछ कंपनी को दे रहे हैं, सब कुछ। तो इसका मतलब समाज का प्रत्येक व्यक्ति हर रोज खोखला हो रहा है, हर रोज अंदर से कमजोर हो रहा है, हर रोज वो बर्बाद हो रहा है, और जिनका वो सामान खरीद रहा है वो कंपनियां रोज मजबूत हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तीसरी बात, मैंने सारी बातें 1.5 घंटे में समझाई उसको, भाई ऐसा नहीं है। जो बैठा था एयरपोर्ट पे, वहीं से आया ये आज का लेक्चर, एयरपोर्ट से ये लेक्चर अभी तक हमने डिस्कशन में नहीं लिया था। अभी फिर उसके बाद में आते हैं, फिर मैंने उसको बोला नहीं, अभी आप बताओ मुझे, आपके दिन में आप ट्रैवल करते हो, नौकरी के लिए ट्रैवल करते हो, ये जो आज काम किया है बेफजूल में, या फिर कंपनियों या दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए, सारा वेस्टेज है कि नहीं? काम का कुछ ट्रैवल करते हो, यही काम आपका बिना ट्रैवल किए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या आपको सिर्फ व्यवस्था यह बनानी है कि हमको ट्रैवल नहीं करना? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट को लाइन है अगली, ट्रैवल क्यों नहीं करना? कि अगर आपको परमात्मा ने ट्रैवल करने के लिए बनाया होता तो आपको पंख दिए होते, आपको चीता बनाया होता कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते, आपको घोड़ा बनाया होता कि आप 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते, आपको आदमी बनाया है और आपको 2 टांगे दी हैं, और आपको 2 टांगे इसलिए दी हैं, किसी भी जानवर को, किसी भी पशु पक्षी को, देखो व्यवस्था दी है, बहुत गजब व्यवस्था है। पेड़ को पैर नहीं दिए हैं, सांप को जैसे सांप के भी पैर नहीं होते हैं, पेड़ के भी नहीं होते, सांप के भी नहीं होते, तो सांप को जितना ट्रैवल करना होता है वो अपनी स्किन के जरिए ट्रैवल कर लेता है ना। अच्छा, सांप को कान नहीं दिए होते, उसको कुछ सुनना नहीं होता, क्या सुनेगा वो? क्योंकि उसको बीन सुना करके वो फिर कर देगा। वो बेचारे को जीभ से स्पंदन जो है वो जीभ से करता है वाइब्रेशंस का, वो बीन वाला उसको फिर भी पकड़ लेता है सपेरा। वो जैसे हमारे को होता है ना ओम, तो कई बार कान में बजता है वो, तो हम मुद से होते रहते हैं उससे। ऐसे ही करके सांप को भी इससे दिक्कत होती है अगर बीन का स्पंदन आसपास हो तो। अच्छा, मछली जो है वो पानी के अंदर पैदा होती है,
मतलब उसके अंडे मछली पानी में देती है, तो पानी से जब वो मतलब मछली बनती है, जब अंडों से, जब वो उधर लार्वा से अंड फलाना ढिमकाना होता हो तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो गलफड़े दे देते हैं, फेफड़े नहीं देते, वो सांस लेने के लिए गलफड़े देते हैं कि पहले वो पानी पिएगी, क्योंकि भाई ट्रैवल कर रही है, पानी जाएगा अंदर, वो पानी पिएगी, अंदर इतना जबरदस्त सिस्टम लगा है कि उस पानी में से ऑक्सीजन निकाल लेगी, बाकी का पानी निकाल देगी बाहर। देखो ना कमाल की बात, हम लोगों को नहीं दिया इसलिए हम पानी में नहीं रहते हैं, हमको फेफड़े दिए हैं। अगर हम पानी में जाएंगे और मुंह खुला हो गया, पानी अंदर चला गया, तो हम अंदर ही मर जाएंगे डूब करके, हम, क्योंकि उस पानी में से ऑक्सीजन निकाल करके पानी को बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए हम पानी में नहीं रहते। मगरमच्छ पानी में रह रहा है, तो यानी कि हर एक जीव को जहां वो पैदा हुआ है उसके अनुसार प्रकृति ने व्यवस्था दी। रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है तो सांप उसको, सॉरी ऊंट को जो है वो कुबड़ दे दिया कि ले तू एक बार पानी पिए तो हफ्ते भर का पी ले, वहीं से निकाल निकाल के स्टोरेज अंदर ही दे दिया, स्टोरेज सिस्टम खाने का पीने का, है कि नहीं। इसी तरह से इधर आप चले जाओगे ये बर्फीले इलाकों में, वहां का जो भी पशु होगा उसके शरीर पर मोटे मोटे बाल दे देंगे, यानी ऊन ऑलरेडी शरीर पे ही दी है, उसको कपड़े ऑलरेडी दे के भेजा है, ले टेंशन मत ले, तेरे को जर्सी कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। क्यों जी, हम लोग भी कपड़े पहनने के लिए नहीं बने हैं। आज भी जो इंडिजीनियस लोग हैं, आज भी जो कबीलियाई लोग हैं, वो जो रहते हैं जंगलों के अंदर, वो नहीं पहनते हैं कपड़े, हमको नहीं जरूरत है इतनी ज्यादा सुविधाओं की। हम यहां के लिए बने ही नहीं है। यहां के लिए जो बने हैं, जहां हमें आर्टिफिशियली कुछ करना पड़ता है, वहां के लिए हम बने ही नहीं है। अल्टीमेटली क्या किया हमने, हम जितना भी काम कर रहे हैं प्रकृति का दोहन करके कर रहे हैं बेसिकली। और मानव के अलावा इस धरती पर एक भी जीव ऐसा नहीं है जो झूठ बोलता हो, क्योंकि मानव के अलावा किसी के पास शब्द नहीं है, वो टेलीपैथी से बात करते हैं। हम लोगों को टेलीपैथी आती नहीं है, तो हम जबान से झूठ ही झूठ बोलते हैं सुबह से लेकर रात तक, और फिर हमको मोबाइल पकड़ा दिया तो और झूठ। ये तो हमको छोड़ती ही नहीं है किसी भी कीमत पर। क्यों जी, तो झूठ हम खूब बोल रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा, पर्यावरण का दोहन हम खूब कर रहे हैं, इसके हमारे अलावा कोई और प्रकृति में जीव नहीं है जो पर्यावरण का दोहन कर रहा है, यह भी कमाल की बात है। वो केवल उतना लेता है जितनी उसको आवश्यकता है, लेकिन हमको अपने पोते का भी जुगाड़ चाहिए, उसके पोते का भी चाहिए, 7 जन्मों का जुगाड़। हमारा तो एक नेता ऐसा है जो कहता है हमारी पार्टी को वोट दे दो, तुम्हारी 7 पुश्तों का इंतजाम करके जाऊंगा। हमारे हरियाणा में एक नेता ना, मतलब वो ऐसे